हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अब हमने पहले कई सब बार ये बोला है कि आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं और बेस्ट वे टू क्रिएट योर फ्यूचर, टू प्रोडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप जिस तरीके से अभी चल रहे हैं उस तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अपनी हैबिट्स में कुछ सुधार करके, कुछ बदलाव करके अपनी आदतों में, ठीक है, जो टालने की आदत है उसको छोड़कर काम को अभी करने की आदत डाल के इमीडिएटली जल्द से जल्द करने की, जितना बच सके टाइम उसको यूटिलाइज करने की आदत डाल के कुछ अपनी आदतों में चेंजेस करके डेफिनेटली आपका फ्यूचर चेंज होगा। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ों को भी टालते रहते हैं और अगर आप वो चीज़ छोड़कर अपना काम समय पर करने की आदत डाल लें तो फिर जाहिर सी बात है ना, आगे वाला भी बंदा देखेगा कि भाई एक बंदा कितना सही से काम करता है ना, तो वो आपको ही प्रेफर करेगा। आपको क्यों जाने देगा? अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो आपको जाने क्यों देगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ISRO has accomplished remarkable progress in space exploration and requires more funding to sustain its work। बोल रहे हैं कि इसरो ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करा है, बहुत ही कुछ रिमार्केबल यानी कि ऐसा परफॉर्मेंस हासिल करा है, अद्भुत उसने प्रोग्रेस हासिल करा है स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में, और अब इसको और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, India successfully landed Chandrayaan-3 spacecraft on the moon last week। ठीक है, हमें पता है सबको, पिछले हफ्ते ही हमने Chandrayaan-3 जो है वो लैंड करवाया है मून पे। इट इज़ द 4th कंट्री टू डू सो, और इंडिया ऐसा चौथा देश है जिसने ये किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बोल रहे हैं फर्स्ट है, तो साउथ पोल में लैंड करने वाला फर्स्ट है, मून पे लैंड करने वाला 4th कंट्री है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो फॉर दिस अचीवमेंट। अब इसरो को बहुत बड़ी बधाई हो इस अचीवमेंट के लिए, विच फिल्स एवरी इंडियन विद प्राइड, जिसने हम सब देशवासियों को गर्व से भर दिया है। साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन मून साउथ पोल रीजन। अब पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं खास तौर पे मून के साउथ पोल वाले रीजन में इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे आइस फॉर्म में वाटर मौजूद है। ठीक है, तो यही जांचने के लिए जो है मून पे हमने चंद्रयान-3 का मिशन भेजा है। द चंद्रयान-3 सक्सेस हैज़ बूस्टेड इंडिया सॉफ्ट पावर प्रेस्टीज। अब सॉफ्ट पावर क्या होता है? देखो, हम दूसरे देशों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? या तो हम जाएं उनके ऊपर अटैक करें उनको, जैसे कि अभी रशिया एक्सपेंशन चल रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, उसमें उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन की काफ़ी सारी टेरिटरी हथिया ली है। तो या तो हम जाएं उनसे लड़ाई करें, उनकी टेरिटरीज हथियाएं जैसे कि पुराने ज़माने के राजा महाराजा किया करते थे, या फिर हम दुनिया में अपनी छाप ऐसे छोड़े कि ये बहुत ही, अब हम लोग सब यूएसए क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यूएसए ने अपनी छाप छोड़ी है कि भाई वो एक बहुत ही प्रगति कर चुका देश है और वहाँ पे हर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बिसाइड्स कि आप कौन से कास्ट, क्रीड, कलर से बेस करते हैं, इसके बावजूद आपको हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ग्रैब करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो अब इंडिया अगर इस तरीके से अपनी पहचान बनाएगा तो उसका क्या मतलब है कि दुनिया की नज़रों में इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी कि यार इंडिया इतना अच्छा देश है, इतना महान देश है, ये चीज़ बढ़ेगी, यानी कि उसकी पावर बढ़ेगी सॉफ्ट तरीके से कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि हाँ आप ये बोलो इंडिया महान है, बट हम करके उनको इम्प्रेस कर रहे हैं कि अब वो ये बोलें कि हाँ जी इंडिया महान है। स्पेशली कंसिडरिंग इट्स फेल्ड अटेम्प्ट इन 2019, और ख़ास तौर पे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा 2019 वाला जो अटेम्प्ट था चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर, वो फेल हो गया था। द विक्ट्री इज स्वीटर सिंस इट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर रशियाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट लूनर लैंडिंग। बोल रहे हैं, और ये ज़्यादा
ये जो जीत है ये ज़्यादा खुशी, ज़्यादा मीठी इसलिए है, ज़्यादा खुशी वाली इसलिए है क्योंकि हमने ये कारनामा सिर्फ कुछ ही दिनों बाद करा जब रशिया का जो है लैंडर वो फेल हुआ। रशिया का भी आपको पता है एक मिशन चल रहा था, ठीक है, उनका 15 को लैंड होने वाला था लेकिन 15 को क्रैश हो गया, क्रैश लैंड कर गया। और उसके बाद में बारी आई हिंदुस्तान की, जिसने कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और दुनिया में अपना एक नाम कायम कर लिया। और ये जीत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बिकॉज रशिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। हम इतने सारे इंपोर्ट करते हैं उनसे वेपन्स, फाइटर प्लेन्स, सब चीज़ हम ज़्यादातर रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और फिर ऐसे माहौल में अगर हम रशिया को यहाँ पे, खैर वैसे तो दोनों देश का दोस्त है, उनको हराने और पीछे छोड़ने का कोई पर्पस नहीं है, अगर रशिया भी आगे वहाँ पे पहुँच जाता तो भी हमारे लिए कोई इतना दुख की बात नहीं थी, बट हम उनसे पहले पहुँच पाए, ये दुनिया में हमारे को फर्स्ट बनाने का एक छाप छोड़ गया। The United States was the first to land humans on moon in 1969. अब यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली दफ़ा इंसानों को चांद पे लैंड करवाया था 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम याद है। नासा, द अमेरिकन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अचीव्ड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट थ्रू अपोलो प्रोग्राम ओवर 50 years ago। बोल रहे हैं नासा ने, ये जो कि वहाँ का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया का इसरो है वैसे वहाँ का नासा है, तो बोल रहे हैं उन्होंने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारनामा जो है अपने अपोलो प्रोग्राम के ज़रिए किया था लगभग 50 साल पहले। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, the interest in exploring the moon and other planets is growing in other countries also। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस कर रही है, तो मून और बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने का जो इंटरेस्ट है वो बाकी देशों में भी जग रहा है। यानी कि और जो कंट्रीज़ हैं जो अभी तक शायद इस फील्ड में कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं, वो भी इंटरेस्ट जता रही हैं कि हम भी इस तरीके का कुछ कर पाएँ, हम भी इस फील्ड में आगे बढ़ें। We owe this moment of success to our great scientists and visionary leaders। बोल रहे हैं हम ये जो मोमेंट हमें मिला है, ठीक है, इतना सक्सेस का, इतनी बड़ी अचीवमेंट का, ये हम अपने साइंटिस्ट को, अपने उन ग्रेट लीडर्स को जिन्होंने इस चीज़ का सपना देखा, उनके कर्जदार हो चुके हैं, ठीक है। ये जो पूरा क्षण है ये उनको अर्पित है। सच एज आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू वो थे, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उन्होंने लाया था, उन्होंने ही शायद इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया होगा, प्रेरणा दी होगी या इच्छा जाहिर की होगी, तभी हम ये कर पाए। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हिज सक्सेसर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग दिस सक्सेस। फिर उसके बाद जो उनके आगे आने वाले जो प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उन लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। और जैसा कि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनका भी है, ठीक है, योगदान बहुत ज़्यादा है। और फिर इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, तो इन लोगों का जो योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक रहा इन ये सक्सेस हासिल कर पाने में। द मून ऑलवेज फैसिनेटेड अस एज किड्स। याद है ना, बचपन से चंदा मामा दूर के, पूड़े पकाए चूर के, ये सब कहानियाँ सुनते हैं, लोरियाँ सुनते हैं। चांद, बच्चे भी अगर छोटे से होते वो देखो मून, फिर उनका ध्यान पूरा मून के ऊपर चला जाता है कि वो कहाँ है, कैसा है, कितने सारे सवाल होते हैं बच्चों के। तो बच्चों को तो ये चीज़ बचपन से ही आकर्षित करती है, मोहित करती है। मैनी चिल्ड्रन इनोसेंटली अटेम्प्ट टू टच इट, और कई सारे बच्चे हवा में जंप करके उसको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। मम्मा देखो मैंने टच कर लिया, मेरी डॉटर तो करती है, मम्मा देखो मैंने मून को टच कर लिया। Our mothers and grandmothers shared beautiful stories। हमारे मदर्स और ग्रैंड मदर्स बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती हैं हमें उनके बारे में। They struck a relationship with the moon and called it चंदा मामा। उन्होंने तो चांद के साथ में एक रिश्ता ही कायम कर लिया है और उसको चंदा मामा, मून अंकल बुलाते हैं। धरती माता, चंदा मामा, मीम्स भी बन रहे हैं कि राखी से पहले धरती से चंद्रयान गया है चांद को राखी बांधने, राइट। इंडियंस have known astronomy for centuries। बोल रहे हैं इंडिया को एस्ट्रोनॉमी दशकों से आती है, सदियों से आती है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में चांद, सूरज, बाकी ग्रह, नक्षत्र, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा
मायने रखती हैं। देयर आर रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर्स सच एज आर्यभट्टा, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्ता, ये सब बहुत इंडिया के प्रख्यात एस्ट्रोनॉमर्स हैं। आर एंसेस्टर्स हेल्ड अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सेलेस्टियल बॉडीज, और हमारे जो पूर्वज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ये जो भी सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल मतलब कि जो स्पेस में घूम रही हैं बॉडीज, उनके प्रति। अब हमें पता है ना कि हम ग्रह नक्षत्रों को कितना, राहु इधर चल रहा है, केतु इधर चल रहा है, फिर कोई कौन सा ग्रह का आज नक्षत्र का अच्छा दिन है, हम तो इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं। आज तो चंद्र ग्रहण है, बाहर नहीं निकलना, खाना नहीं खाना, कुछ कट नहीं करना, ये सब चीज़ें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। दे बिलीव्ड इन 4 टायर्ड यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ, वो 4 लेयर मानते थे यूनिवर्स की, जिसमें एक अर्थ है, ये पहले अर्थ है, फिर मिडल रीजन है, फिर उसके बाद इंद्र का हेवन है, जो बोलते हैं ना स्वर्ग है, और उसके बाद में और ऊपर एक रीजन है जो कि इमॉर्टल्स का हेवन है। ठीक है, इमॉर्टल्स मतलब जो मर नहीं सकते, उनका हेवन है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम विद ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब बाकी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें ये माना जाता है कि धरती जो है केंद्र बिंदु है और बाकी सारे प्लैनेट्स और सन भी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन ऋग्वेदा में साफ स्पष्ट कहा गया है कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। People used the moon's phases for centuries to make the lunar calendar। बोल रहे हैं कि दुनिया भर में लोग मून की जो चांद की रोशनी घटने और बढ़ने का जो चक्र है उसका इस्तेमाल लूनर कैलेंडर्स बनाने को करते हैं। आपको पता है कई बार हम बोलते हैं फोर्टनाइट, मतलब कि 15 दिन में चांद की रोशनी जाती है, 15 दिन में आती है, तो उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा अब ये दिन हो गया होगा, अब ये दिन हो गया होगा। ठीक है, तो उससे उनको पता चलता था कि 1 महीना कब कंप्लीट हुआ, राइट। इट वॉज एन एसेंशियल टूल इन देयर डेली लाइफ, और उस समय उनकी जिंदगी का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। इट्स स्टिल नोटिसेबल टुडे इवन दो इट्स नॉट वाइडली यूज्ड एनीमोर। बोल रहे हैं कि माना कि आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करता, वाइडली यूज नहीं किया जाता, पर इसको जानते हैं लोग आज भी। Air Force pilot Rakesh Sharma made history by becoming the first Indian to embark on a space mission to the Salyut 7 space station। बोल रहे हैं कि हमारे देश से राकेश शर्मा, याद है ना, इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि ऊपर से धरती कैसे दिखती है, इंडिया हिंदुस्तान कैसे दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो कब मोमेंट आया था जब इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन बने थे? एयरफोर्स पायलट राकेश शर्मा, जिन्होंने इतिहास रखा था जब वो पहली दफ़ा एक स्पेस मिशन के दौरान सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में पहुंचे थे। एन इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाय द सोवियट्स, और ये हमें एक निमंत्रण दिया गया था सोवियत यूनियन द्वारा। हिज मिशन इन 1984 लास्टेड फॉर 7 days। उनका ये जो मिशन था ये 7 दिन का था, 7 दिन 21 hours and 40 minutes का था। दिस अकॉम्प्लिशमेंट ओपन द डोर्स टू आउटर स्पेस रिसर्च थैंक्स टू द इसरो, और इस अकॉम्प्लिशमेंट के बाद में इसरो की मदद से हमारे देश के लिए बाहर की आउटर स्पेस की रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे दरवाजे खुल गए। Even politicians use the moon to bribe their voters। आज आलम ऐसा है कि पॉलिटिशियंस भी चांद का इस्तेमाल करते हैं अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। उदाहरण दे रहे हैं, इन 2021 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन कैंपेन थुल्लम सरवनम एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेड एन एक्सेप्शनल प्लेज टू हिज वोटर्स। 2021 के तमिलनाडु असेंबली पोल्स के दौरान में वहाँ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनका नाम था थुल्लम सरवनम। इन्होंने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ा ही एक एक्सेप्शनल प्लेज लिया, एक वादा किया। क्या वादा था वो? He promised a trip to moon if he won, but his voters knew it was an empty promise। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं लोगों को चांद पे जाने का ट्रिप दूंगा, लेकिन सब वोटर्स को पता था कि ये तो एम्प्टी प्रॉमिस है, चांद पे जाना कोई इतना आसान थोड़ी है। What inspires individual to venture out into outer space? और ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे देश से या किसी भी व्यक्ति को
इंस्पायर करती है आउटर स्पेस में पैसा लगाने में, उसमें अपना टाइम देने में, उसमें वेंचर करने में? क्या चीज़ है जो उनको इंटरेस्ट दिलाती है? इट्स अ नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड फैसिनेशन विद द अननोन। ये जो हमारा नेचुरल एक तरीका है ना कि जो चीज़ हम जानते नहीं उसको जानने की हमें ज़्यादा इच्छा होती है, तलब होती है, चाहत होती है, ये वो है। Throughout history, people have explored and discovered new frontiers. पूरे इतिहास के दौरान में लोगों ने नई नई डिस्कवरीज के ज़रिए, नए नए एक्सप्लोरेशन के ज़रिए नए नए आयाम, नए नए फ्रंटियर्स ढूंढे हैं। ठीक है, फ्रंटियर्स मतलब कि रास्ते ढूंढे हैं, नए नए सीमाएं ढूंढी हैं। ठीक है, आर क्वेस्ट for planets outside our solar system has grown significantly in recent years. पूरा हमारा जो खोज है हमारे प्लैनेट के बाहर के सोलर सिस्टम में देखने की, उसने पिछले कुछ सालों से वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इंस्पायर्स मोटिवेशन एंड प्रोवाइड्स बेटर कम्युनिकेशन ऑन रोबोटिक्स एंड एडवांस साइंस। पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है उसने मोटिवेशन दिया है और बेटर कम्युनिकेशन करने, किस चीज़ का मोटिवेशन दिया है? उसने इंस्पायर करा है और मोटिवेशन दिया है कि हम रोबोटिक्स और एडवांस साइंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में भी बेहतर कोलैबोरेशंस का, टीम वर्क का, सहयोग का भी रास्ता खोला है। वो कैसे कि कई सारे देश एक साथ आते हैं कि अच्छा आप रॉकेट्स भेजते हैं, आपको एक्सपीरियंस है तो आप हमारे भी स्पेस शटल्स ले जाओ, या फिर आप हमारा भी ये चीज़ कर दो, या हमें भी मौका दो साथ में आने का। ठीक है, या फिर दोनों देश कोलैबोरेशन में कुछ चीज़ करने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एडिशनली इट कैन एनहांस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ह्यूमन हैबिटेशन एंड लॉन्ग टर्म स्पेस लिविंग रिसर्च। बोल रहे हैं, और इसके आगे आगे क्या हो सकता है कि ये क्या कर सके कि हमारा जो एक इरादा है कि हम धरती के बाहर भी जाके एक दूसरा प्लैनेट बसाएं या धरती के बाहर जाके भी रह सके, ये उन सब चीज़ों को भी एनहांस करता है, बढ़ाता है। साइंटिस्ट बिलीव देयर इज वाटर आइस ऑन मून। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आइस फॉर्म में वाटर चांद पे मौजूद है। इट कुड बी यूटिलाइज फॉर फ्यूल एंड लिविंग स्पेसेस। बोल रहे हैं इसको हम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे लिविंग स्पेस बनाने की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3 इज टू लोकेट दीज डिपॉजिट्स एंड स्टडी देम। बोल रहे हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव, चंद्रयान 3 का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो मानते हैं कि चांद पे आइस फॉर्म में पानी है उसको ढूंढे और उनको स्टडी करें। The possibility of establishing a base on the moon is also being explored. अब हम इस पॉसिबिलिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि चांद के ऊपर हम एक बेस बनाएं। Studying the moon is crucial for investigating other planets including Mars. अगर हम मून को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बाकी प्लैनेट्स को स्टडी करने में, जिसमें मार्स भी शामिल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड लोअर एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज द मून रिसर्च। बोल रहे हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस जो है कम होते जा रहे हैं, इसके ज़रिए मून की रिसर्च जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। यूटिलाइजिंग द मून एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म प्रमोट स्पेस टूरिज्म। अगर हम चांद को एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्पेस टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। द डिमांड फॉर सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग एंड नेविगेशन डेटा इज हाई। बोल रहे हैं आज के समय में सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग एंड नेविगेशन डेटा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द स्पेस इकोनॉमी, जिसके ज़रिए स्पेस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। The global space industry will reach $546 billion by the year end of 2023। जो दुनिया भर की ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री है वो $546 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी इस साल के अंत तक। इंडिया स्पेस इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट $8 बिलियन। हिंदुस्तान की स्पेस इंडस्ट्री $8 बिलियन की है, रिप्रेजेंटिंग जस्ट अ 2% शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, जो कि दुनिया की स्पेस इकोनॉमी का केवल 2% शेयर है।
Since 1999, the country has launched 381 foreign satellites for 34 countries. बोल रहे हैं 1999 से लेकर अब तक हिंदुस्तान ने 381 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं 34 देशों के लिए, अर्निंग $279 मिलियन, जिसके ज़रिए हमने $279 मिलियन अर्न करे हैं, कमाए हैं. विद द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, there is potential for a further boost to India's space economy. अब चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस के कामयाबी के बाद ये माना जा रहा है, ये उम्मीद है कि हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है उसको और फर्दर बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा वो जो है इनकम अर्न कर पाएगी. Exploring the moon and other planets is a significant investment for the US and Russia. और मून और बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना यूएस और रशिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. In July 2023, India joined China and Russia in the race to build infrastructure on moon with the development of International Lunar Research Station. बोल रहे हैं कि 2023 में इंडिया भी चाइना और रशिया की उस रेस में शामिल हो गई जिसमें चांद पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की जा रही है. और क्या है उसका नाम? इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन. दिस मून बेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ये जो चांद के ऊपर जो बेस बनाया जाना है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. India's space program received early support from the US, Russia and France. इंडिया का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है इसको शुरुआती दौर में यूएस, रशिया और फ्रांस से बहुत भारी सपोर्ट मिला था. It has experienced both achievements and obstacles over time. इसने समय के साथ साथ में बहुत बार अचीवमेंट्स भी देखी हैं, बहुत बार ऑब्स्टिकल्स भी देखे हैं. Since its creation in 1960s, ISRO has made noteworthy advancements and strengthened its partnership with NASA. बोल रहे हैं जब से वो 1960s में बना था उसके बाद से इसरो ने बहुत अच्छे एडवांसमेंट्स करे हैं, मजबूती हासिल करी है अपनी पार्टनरशिप में नासा के साथ में. Thanks to its cost-effective programs, it has conducted missions to explore the moon and Mars, including Chandrayaan 3. क्योंकि हमारे प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, हमारा पहला पर्पस होता है कि देखो हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर देश है नहीं कि सारा पैसा आप इसके ऊपर लगा दो, कोई बात नहीं, जनता के ऊपर तो हम देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं. हमें लिमिटेड फंड्स मिलते हैं इसरो के स्पेस प्रोग्राम के. अगर मार्स वाली मून देखी होगी, क्या था, मिशन मंगल, उस अगर आप देखी होगी तो आपको पता है कि हम किस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जाती है. कॉस्ट कटिंग करने के लिए किस तरीके से क्या औजार यूज़ किए गए, तो उसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो हमारे जो मून और मार्स के जो मिशंस कंडक्ट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हुए. ठीक है, जिसमें चंद्रयान 3 भी शामिल है. There is a debate about whether we should invest more money into space exploration or concentrate on solving problems here on Earth. बोल रहे हैं इस बात के ऊपर बहुत डिबेट चल रहा है कि क्या हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए या पहले धरती पे जो हमारी परेशानियां चल रही हैं उनको निपट लें, उसके बाद चांद को देखें, ऐसा करें. ठीक है. Some people think that space research deserves more financial support. कुछ लोगों का मानना है कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरे ऐसे भी हैं, while others believe that we should deal with issues on our planet before anything else. कि धरती पे जो मसले हैं पहले उनसे निपट लो यार, बाकी planets को बाद में देख लेंगे, है ना. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं. Nonetheless, it's clear that ISRO has accomplished remarkable progress in space exploration and requires more funding to sustain its work. बोल रहे हैं खैर सभी चीज़ों को छोड़ के ये तो बात जाहिर है कि इसरो ने बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स अचीव करी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अपने अभी तक के सफ़र में हासिल करा है स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में, और अब इसको और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है अगर इसको अपने काम को सस्टेनेबल बनाना है, तो अगर अपने काम को जारी रखना है तो. द प्रेजेंट सक्सेस विल ऑल्सो इन्हांस इसरो स्टैंडिंग इन ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री. और अभी जो हमारा चंद्रयान 3 का सक्सेस है ये दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री के में भी हमारा एक स्टैंड जो है, एक पोजिशन जो है उसको श्योर करता है कि हाँ हिंदुस्तान एक टॉप उन कंट्रीज़ में आता है जो ये कारनामा कर सकते हैं. ठीक है.
दैट्स ऑल। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड इन द गिवन पैसेज अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद स्पेस एक्सप्लोरेशन। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो सेंटिमेंट है उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट स्पेस एक्सप्लोरेशन एज अ स्ट्रैटेजिक मूव टू कंपेयर विद अदर नेशंस। ऐसा नहीं है, हम दूसरे नेशन से कंपैरिजन के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। Space exploration is a new venture for India and its success is unprecedented। क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है इंडिया के लिए एक नया वेंचर है, तो इसकी जो सक्सेस है, जो अभी हमने सक्सेस हासिल करी है, वो ऐसी है जैसे पहले कभी हासिल नहीं की गई। ऐसा नहीं है, इंडिया तो बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। द लेगेसी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सेलेस्टियल फैसिनेशन हैज़ डीप रूट्स इन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी से हमारा सदियों का नाता है, हमारा इतिहास भी उसके बारे में बात करता है। और रही बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा, पर हमारे जो महाभारत रामायण, ये जो हमारे महाकाव्य हैं, या फिर जो हमारा कहा जाता है कि इतिहास का हमारा पार्ट है, युगों का जो एक पार्ट है, इसमें चंद्र की, इंद्र की जो स्वर्ग था वो आसमान में कहीं, मतलब अंतरिक्ष में कहीं था, वो वहीं से ट्रैवल करते होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में, अचीवमेंट्स में ये शामिल हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following can be inferred about trajectory of India's space exploration journey? कि इंडिया ने किस तरीके से बढ़ोतरी हासिल करी है, उसके बारे में क्या चीज़ कही जा सकती है। India's interest in space exploration began with Rakesh Sharma's mission on in 1984। की इंडिया का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो राकेश शर्मा के मिशन जो कि 1984 में हुआ था उसके साथ शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है, इसरो की इस्टेब्लिशमेंट उससे भी काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। इसरोज करंट सक्सेस कैन सोली बी एट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसा भी नहीं है, हमारे विजनरी लीडर्स रहे हैं पास्ट के, उनकी वजह से इस फील्ड में हमने काम करना स्टार्ट किया है। द चंद्रयान 3 सक्सेस वॉज मोर नोटेबल फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस फेल्ड अटेम्प्ट एंड रीसेंट फेलियर ऑफ अनदर मेजर कंट्री। चंद्रयान 3 की कामयाबी ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा इससे पिछला जो अटेम्प्ट था वो फेल रहा था, और रिसेंटली एक और देश का अटेम्प्ट फेल हुआ है, इसलिए चंद्रयान 3 की कामयाबी महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, evaluate following statements. The objective of Chandrayaan 3 is to study water ice deposits on moon। बोल रहे हैं कि चंद्रयान 3 का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो पानी जो आइस फॉर्म में वाटर है चांद के ऊपर, उसको स्टडी करना है। बिल्कुल सही है। द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द यूएस, रशिया एंड इंडिया। इनकरेक्ट है, यूएस नहीं शामिल है उसमें, चाइना, रशिया एंड इंडिया है। ठीक है, सो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ओनली ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best captures the main argument presented in the debate about space exploration funding as mentioned in the passage? अब क्या कहा जा रहा है उसमें, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा फंड दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पहले धरती की परेशानियों को निपट लो, बाद में देखते हैं उसको। मोर फंडिंग शुड बी एलोकेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन सिंस इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स आर ट्रिमेंडस। ज़्यादा फंड्स देने चाहिए क्योंकि इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बेनिफिट्स का तो पता नहीं, बट जिज्ञासा के पर्पज से हम ज़रूर ये चीज़ें कर रहे हैं। स्पेस रिसर्च शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओनली आफ्टर रिजॉल्विंग टेरेस्ट्रियल चैलेंज। की धरती के चैलेंजेस हम पहले निपट ले, उसके बाद ही हमें स्पेस की बातों के ऊपर जाना चाहिए। इसरो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स वारंट इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बैकिंग। बोल रहे हैं जिस तरीके से इसरो ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, तो इससे हमें सुनिश्चित हो जाता है कि हमें और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है अब इसमें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of passage regarding ISRO's achievement in space exploration? तो कैसी है पैसेज टोन की? अप्रिशिएट कर रही है ना, प्रेज कर रही है उनकी। सो ऑप्शन डी अप्रिशिएटिव इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? A history of India's relationship with celestial bodies? ऐसा नहीं है। The debate on whether space exploration is worth the investment? ये भी नहीं है। The growth and potential of India's space exploration endeavors, especially in कंटेक्स्ट विद इसरोज अचीवमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हम लोगों ने किस तरीके से ग्रो करी है, क्या इसका आगे पोटेंशियल है, और ख़ास तौर पे इसरो की जो अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में।
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब स्पेलिंग देखने हैं। हॉर्स, हॉर्स होता है किसी व्यक्ति की बड़ी खरखरी सी आवाज़ हो, हार्श साउंड कर रहा हो जो। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब निशान। प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नायाब, बहुत ही ज़्यादा कीमती। और विशियस, विशियस का मतलब होता है जालिम, प्रचंड। और विशियस के स्पेलिंग होते हैं VICIOUS, विशियस, ना कि विशियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रिक्वेंटली, आगे पीछे बहुत तेजी से बढ़ना। ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब है संघर्ष करना। रप्चर का मतलब, शटल का मतलब है किसी चीज़ की आवाजाव करना, यानी कि तेजी से आगे पीछे मूव करना। और रप्चर, रप्चर मतलब कि होता है दरार डालना। और फॉस्टर मतलब होता है पालना। सो ऑप्शन बी शटल इज करेक्ट। Select the most appropriate antonym of the underlined word. My complaint is that gardener dozes off during work. बोल रहे मेरी शिकायत ये है कि जो गार्डनर है वो काम के समय में क्या करता है, सो जाता है। तो आप किसी की कंप्लेन कर रहे हैं, उसका अपोजिट क्या है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी प्रेज इज करेक्ट। अब एक ईडियम गिवन है, उसका मीनिंग बताना है। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्या होता है ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज? मतलब कि आप तालियों से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली उनको प्रशंसा कर रहे हैं। द टैलेंटेड डांसर रिसीव्ड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस आफ्टर हर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। उसकी इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली परफॉर्मेंस के बाद में उस टैलेंटेड डांसर का तालियों के साथ में अभिनंदन किया गया। टू गेट सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, उनकी निंदा की गई बहुत बुरे तरीके से। टू बी थरली इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया गया। टू रिसीव एंथुजियास्टिक अप्रिसिएशन, क्यों उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई एक्साइटमेंट के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज part of the initial drill of Indian Forest Service, I was made officer in charge of a forest range for 3 months and posted to the Vayanant Forest Division in Kerala। बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में नया नया नियुक्त किया गया था, तो इनिशियल ड्रिल के अनुसार मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया 3 महीने के लिए व्यानंत फॉरेस्ट रेंज के लिए, फॉरेस्ट डिवीजन में केरला के लिए, ठीक है। अ टीम ऑफ 30 फॉरेस्ट स्टाफ including range officers from neighboring ranges, foresters and forest guards was constituted for the job and a date was fixed for the operation। अब आगे कुछ घटना हुई है जिसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन यानी कि कुछ एक सीक्रेट मिशन कुछ करना पड़ रहा था, उसके बारे में जिक्र करिए। तो जहाँ पे फॉर द जॉब यानी कि जिसका पहले जिक्र किया गया उसके बारे में बात करेगी। फॉर द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया, ठीक है। तो यानी कि ए स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा नहीं। आफ्टर डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ रेड टू लोकेट एंड डिस्ट्रॉय प्लैनेट्स। आफ्टर डिस्कशन, अब किसके साथ डिस्कशन, कौन सी डिस्कशन, कौन सा डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, कौन से प्लांट्स की बात की जा रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, यानी कि पहले फिर इससे पहले कुछ जुड़ा हुआ बात होगी। देयर वॉज सम इंफॉर्मेशन दैट गांजा कैनाबिस सटिवा वॉज being cultivated deep inside the forest in my range। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे गांजे की कल्टीवेशन चल रही है, जो उनकी रेंज थी उसके अंडर में वहाँ पे गांजे की कल्टीवेशन चल रही है। I had barely completed 15 days in my range when one day I was called by the divisional forest officer to the headquarters 50 kilometer away। मेरे अभी ट्रेनिंग में वहाँ पे 15 दिन ही हुए थे, मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे, जब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा मुझे बुलाया गया हेडक्वार्टर्स में, जो कि मेरे एरिया से 50 किलोमीटर दूर था। फिर वहाँ पे क्या हुआ, An officer 1 year senior to me was made the team in charge। एक ऑफिसर जो मुझसे 1 साल सीनियर था उसको टीम इंचार्ज बनाया गया। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे उनकी डिवीजन में पोस्टिंग थी, वहाँ पे उनको ज्वाइन किए भी 15 दिन नहीं हुए थे जब उनके डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनको बुला लिया, यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो डी फर्स्ट स्टेटमेंट सी में है और डी में, यानी कि ए और बी एलिमिनेट हो गए हमारे ऑप्शंस। इसके बाद में उन्होंने बोला कि वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनको पता चला कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे एरिया में गांजे की कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है।
तो डी के बाद में क्या होगा, डी के बाद में होगा सी। क्योंकि सी क्यों होगा, क्योंकि जहां पे बी में, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी में बोला गया कि डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि वहां पे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना। तो कौन से प्लांट्स, इसके बारे में क्लैरिटी तो हमें यही पता चल रहा है ना कि गांजा कल्टीवेट हो रहा है, तो यानी कि सी हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो डी के बाद में सी सेकेंड पॉइंट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट हमारा। फिर बोला जा रहा है कि वहां पे डिस्कशन के बाद में एक ये बोला गया कि अब हम जाएंगे और वहां पे उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर आएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और ए हो गया कि एक 30 बंदों की टीम बनाई गई, ठीक है, उसके बारे में डिटेल दी गई कि इस जॉब को करने के लिए, इस ऑपरेशन को करने के लिए 30 लोगों की एक टीम बताई गई, ये हो गया ए। और इस टीम का हेड कौन था, एक मेरे से 1 साल सीनियर एक ऑफिसर था, उसको इस टीम का हेड बनाया गया। तो डी सी बी ए हमारा अरेंजमेंट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। India's year-long presidency of G20 and leadership of the Shanghai Cooperation Organization should not blind us to the persisting challenges the nation faces due to a concatenation of circumstances। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो 1 साल लंबी G20 की प्रेसिडेंसी है और लीडरशिप है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बाद हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नज़रअंदाज कर दें उन चैलेंजेस को जो हमारे आगे आ रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के एक साथ मिलने के। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ मिला जुला जो कई सारी परिस्थितियों का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है उसको। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस की बात करी कि क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस एक साथ जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंस्टेड एवरीथिंग पॉइंट्स टू अ फर्दर डिटेरियोरेटिंग, बोल रहे हैं हालांकि हर एक चीज़ क्या कर रहा है और ज़्यादा जो हमारी स्थिति खराब हो रही है इन जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट एंड टू अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पेंडिंग कन्फ्लिक्ट। बोल रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो खराब हो रही है, फर्दर खराब होती जा रही है जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट के ऊपर, और जो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसका दूरगामी प्रभाव जो है बड़ा ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उसकी। Priorities listed by India as signifying its presidency with climate change, clean energy, sustainable development programs and reform of multilateral institutions are likely to take backseat given the deteriorating global situation। बोल रहे हैं कि दुनिया भर में खराब स्थिति को देखते हुए जो हमने प्राथमिकता दी थी, ठीक है, वो किस चीज़ों को दी थी, क्लाइमेट चेंज को, क्लीन एनर्जी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। ये सब चीज़ें क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये अब थोड़े पीछे, इनको एक सेटबैक मिल गया है, ठीक है, क्योंकि स्थिति दुनिया भर में खराब हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली होप्स ऑफ रिपिंग अ रिच डिविडेंड फ्रॉम द समिट्री में बी मिसप्लेस्ड। और इसी के प्रभाव अनुसार जो हमने उम्मीदें लगाई थी कि इस समिट से हम बहुत अच्छा कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि धुंधली हो रही हैं, ठीक है। इट मस्ट हेंस टोन डाउन द हाई एक्सपेक्टेशंस दैट आर बीइंग जनरेटेड ऑफ रिपिंग अ रिच डिविडेंड फ्रॉम हेल्मिंग द 2 समिट्स। तो इसीलिए हमने जो उम्मीद लगाई थी कि इन 2 समिट से हम बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट निकाल पाएंगे, वो एक्सपेक्टेशंस को हमें थोड़ा कम करने की अब ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ पता चल रही है कि इंडिया क्योंकि प्रेसिडेंट है किसका, G20 का, और हम एक और चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़, क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर दें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बता रहा है हमारी प्रेसिडेंसी के बारे में, हम किस चीज़ का कारनामा करने लीडरशिप कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा। अब देखो ऑप्शन बी में पी फर्स्ट स्टेटमेंट है और डी में है, तो यानी कि सी में एस है और ए में आर है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद में हो रहा है कि क्योंकि सर्कमस्टांसेस खराब हैं तो इसीलिए हमें इन दोनों समिट से इट मस्ट हेंस टोन डाउन द हाई एक्सपेक्टेशन दैट आर बीइंग जनरेटेड ऑफ रिपिंग अ रिच डिविडेंड फ्रॉम हेल्मिंग द 2 समिट्स। इन दोनों समिट से जो हम अच्छा कुछ नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको हमें थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, उम्मीद को कम करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो पी के बाद में एस देखो बी में आ रहा है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ए में क्या, डी में क्या आ रहा है, पी के बाद आर आ रहा है, जो कि आर नहीं है।
अब फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि इंस्टेड इसकी बजाय हम टोन उसको कम करेंगे और इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एवरीथिंग पॉइंट्स टू अ फर्दर, क्योंकि हर एक चीज़ और ज़्यादा ख़राब होती जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट सिचुएशन की तरफ इशारा कर रही है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका बहुत भारी कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा आर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। In 2015, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO for short) observed this phenomenon for the first time. अब this phenomenon कौन सा phenomenon जिसकी पहले चर्चा हुई होगी, राइट? तो यानी कि P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में P है भी नहीं। एक्सपैंडिंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस, जिससे कि हमारे आसपास के यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ गई। Now, the United States National Science Foundation is partnering with top US universities and India's Raja Ramanna Center for Advancement Technology or RRCAT, a unit of Department of Atomic Energy, Government of India। बोल रहे हैं जो कि अब क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने यूएस यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको कि RRCAT भी कहा जाता है, जो कि एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित, टू लॉन्च लीगो इंडिया। यहाँ इन दोनों के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में लीगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। अ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन फ्यूल्ड बाय अ $320 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक कोलैबोरेशन है, ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन है, जिसको कि $320 मिलियन की फंडिंग इंडिया द्वारा दी जा रही है। That will accelerate discovery and innovation in India and around the world, जिससे क्या होगा कि दुनिया में और हिंदुस्तान में डिस्कवरी और इनोवेशन की एक नई लहर आएगी। In the distant universe, black holes merge, supernova explode, neutron stars collide। बोल रहे हैं अब दूर के ही यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ में मर्ज होते हैं, सुपरनोवा जो है वो फट जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स जो है वो एक साथ कोलाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। ये सारी स्थितियां चल रही हैं दूर के ही यूनिवर्स में। Colossal events such as these create cosmic ripples in space-time called gravitational waves। अब these यानी कि ये जो यहाँ पे घटनाएं मेंशन करी उनकी बात है, तो बोल रहे इस तरीके के जो अंतरिक्ष में इवेंट्स होते हैं, इनसे क्या होता है, कॉस्मिक रिपल, एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से कहाँ पे स्पेस के टाइम में एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और आर को कंप्लीट कर रहा है एस स्टेटमेंट। तो देखो आर फर्स्ट स्टेटमेंट ए में है और बी में है, और यानी कि सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब आर को कंप्लीट कर रहा है एस स्टेटमेंट, तो बी में कर रहा है आर को कंप्लीट एस स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर इसके बाद में बोला गया कि इस तरीके की घटना हमने 2015 में देखी थी। ठीक है, लीगो द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इस तरीके का फिनोमेना। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फिर बोला गया कि अब क्या हो रहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये तरीके का प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करने की बात कही है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट इफ नॉट ऑल of the journalists doing podcast today would have received no formal training in it। बोल रहे सारे नहीं तो जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं जो आज के डेट में पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। पॉडकास्ट जर्नलिज्म इज़ अ रीसेंट फिनोमिनन। अब पॉडकास्ट जर्नलिज्म जो है ये एक रीसेंट आज के समय का एक नया फिनोमिनन है, नया एक कुछ कार्य है। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉडकास्ट जर्नलिज्म का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो क्यों पॉसिबिलिटी है फर्स्ट स्टेटमेंट होने की। एज वन ऑफ द होस्ट in Focus, the Hindu's flagship podcast series on current affairs, I've had people frequently ask me how I go about doing things। बोल रहे हैं क्योंकि मैं होस्ट हूँ इन फोकस का, जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एक फ्लैगशिप, उसका एक मुख्य पॉडकास्ट सीरीज़ है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे करता हूँ ये सब चीज़ें। When I try to explain, often the first thing I hear is, "Oh, so you basically do audio interviews?"
वेल नॉट एग्जैक्टली। तो जब मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को सुनाई देती है वो ये कि अच्छा तुम बेसिकली ऑडियो इंटरव्यूज़ करते हो। मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आर जो क्यू जो स्टेटमेंट है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि पॉडकास्ट जर्नलिज्म का इंट्रोडक्शन करता है। इसके बाद में आ जाता है हमारा पी स्टेटमेंट जिस पे इसी को और ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं कि ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट ये कर रहे हैं उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। फिर वो अपनी बात बताते हैं, क्योंकि मैं भी इसमें एक होस्ट हूँ, इन फोकस करके एक पॉडकास्ट है द हिंदू का, मैं भी उसमें होस्ट हूँ। तो मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, इसमें क्या चीज़ करते हो, आप कैसे करते हो। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा तुम बेसिकली ऑडियो इंटरव्यू करते हो, जो कि ऐसा नहीं है। वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QPRS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The OPS, therefore, they argue, is a case of elite workers gaining at the cost of their brethren lower on the income ladder। बोल रहे हैं जो OPS है, इसीलिए वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं कि ये एक ऐसा केस है जहाँ पे इलाइट वर्कर्स यानी कि जो प्रेस्टिजियस लोग हैं उनको क्या मिलेगा, गेनिंग एट द कॉस्ट, उनको कुछ फायदे मिलेंगे जो कि उनके लोअर इनकम वाले जो लोग हैं, भाई बंधु हैं जो कम रैंक में, लोअर रैंक में हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैव frowned upon this, arguing that this is a bad economics on at least 2 grounds। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स ने इसको एक तर्क दिया है कि ये गलत इकोनॉमिक्स है, कम से कम 2 मसलों पे। तो फर्स्टली, सिंस द स्टेट हैज़ टू बेयर फुल बर्डन ऑफ द पेंशंस, पहला है कि स्टेट को सारा का सारा जो है भार वहन करना पड़ेगा पूरी की पूरी पेंशन का। इट विल बिकम फिस्कली अनसस्टेनेबल इन द मीडियम ऑफ लॉन्ग रन। तो ये फाइनेंशियली जो है पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग रन में ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो जाएगा। विद मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंसिंग रिवर्जन to the old pension scheme OPS and some more speculating to do the same, the debate on pensions is hotting up। बोल रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस करा है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं और स्टेट्स हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं उनके कदम। तो ये जो डिबेट है इसके ऊपर, पेंशन स्कीम के ऊपर, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये और ज़्यादा गहरा गया है, फिर से ज़्यादा उठ खड़ा हुआ है। सेकेंड, such an unsustainable rise in pension allocation in the budget can only come at the cost of other more pressing welfare expenditures allocated to the poor or marginalized sections। बोल रहे हैं दूसरा कारण ये है कि इस तरीके का पेंशन एलोकेशन में अनसस्टेनेबल राइज जो होगा वो उसका मतलब ये है कि आप बजट में अपने गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन के वेलफेयर के लिए जो हम एलोकेशन करते हैं उसमें कटौती करेंगे। तो ये तो पार्ट हो गया क्यू स्टेटमेंट का, जहाँ पे बोला गया कि 2 कारण है इसके। तो पहला कारण उन्होंने बता दिया, ये सेकंड एस स्टेटमेंट जो है वो सेकंड कारण बता रहा है, यानी कि क्यू और एस एक साथ आएंगे, क्यू के बाद में एस आएगा, क्यू के बाद में एस यहाँ पर आ रहा है, क्यू के बाद में एस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, पर यहाँ पे एस पहले आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ओपीएस का इंट्रोडक्शन एज ओल्ड पेंशन स्कीम किया गया आर स्टेटमेंट के अंदर। तो आर स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट हमारा होगा आर के बाद में क्यू स्टेटमेंट, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिक्स का तर्क है कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होगा। और पी स्टेटमेंट हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें देयरफॉर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये क्लोजर काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा है कि इसीलिए ये तर्क जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर क्यू एस पी। अब देखो आर से वैसे तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि आर करेक्ट है। The IAF's press release is an understatement of the stupendous task done on the night of April 27-28, but is a subtle shabash to the personnel involved। बोल रहे हैं जो IAF की प्रेस स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज आया है, वो अंडर स्टेटमेंट है। जो इतना उम्दा काम किया गया 27 और 28 अप्रैल की रात को, उसको वो काफ़ी कम करके दर्शाता है, पर फिर भी ये हल्के तरीके से एक शाबाशी है उस पर्सन के लिए जो इसमें शामिल था।
and let us not forget the steed they flew, the C-130J, and the foresight of the IAF and national leadership in the beginning of the century, which, considering the growing stature and responsibilities of the nation, had planned the purchase of this aircraft, an outstanding capability enabler. बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने क्या जो बेड़ा है वो उठाया था, क्या जो बेड़ा है वो उड़ाया था. द C-130J ये उड़ाया था उन्होंने. एंड और इसके लिए जो दूरदर्शिता है एयरफोर्स की और हमारे देश के लीडर्स की बिगनिंग से, इस सदी की बिगनिंग से उसको कंसिडर किया जाता है कि उसकी वजह से हमारा जो स्टेचर है वो ग्रो करा है, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, और इस वजह से हमने क्या किया है, हमने इसको परचेज करने का प्लान किया था. एंड आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एनेबलर, और ये जो है ये हमारी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देगा. One also needs to acknowledge the acquisition of other aircraft for the IAF, the C-17 Globemaster heavy lift aircraft. और दूसरा हमने एक और भी एयरक्राफ्ट जो है वो भी एक्वायर करा है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कि क्या है, C-17 Globemaster heavy lift aircraft. The evacuation of 121 Indians from Wadi Sidna, north of Khartoum in the Sudan, in the dead of night, using an India Air Force IAF C-130J Super Hercules has been lauded all round. बोल रहे हैं कि हमने जो 121 इंडियंस को वाडी सिडना से एयरलिफ्ट करा, वो कहाँ पे है, खार्टूम के, सूडान के खार्टूम के नॉर्थ इलाके में है. एक बिल्कुल शांत डेड सी रात को किसके ज़रिए, इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हरक्यूल्स की मदद से इसका चारों तरफ तालियों से स्वागत किया गया. अब यही वो बता रहे हैं कि ये 27 और 28 तारीख को किया गया रात को, और इसको जो इंडियन एयरफोर्स की प्रेस स्टेटमेंट है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अंडर स्टेटमेंट, यानी कि बहुत कम इसको बताया गया, बट जो एक चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से उन्हें शाबाशी भी दी कि इंडियन पर्सनल ने किस तरीके से उसमें काम किया, जो पर्सन इन्वॉल्व थे उन्होंने कितना उम्दा इसमें काम किया है. तो यानी कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट का स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एस स्टेटमेंट से, जहाँ से हमें घटना की शुरुआत पता चल रही है कि हुआ क्या है एक्चुअली. तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. अब देखो वैसे तो यहाँ पे एक ही है जो एस से स्टार्ट है, ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि पी स्टेटमेंट जो प्रेस रिलीज है उसमें तो इतना ज़्यादा कुछ बढ़ाई बताया ही नहीं, बट फिर भी चुपचाप तरीके से शाबाशी दे दी गई. फिर उसके बाद में क्यू स्टेटमेंट आता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जो ये उड़ाया ये हमारे देश के लीडर्स की, एयरफोर्स की दूरदर्शिता का नतीजा था. ठीक है, ये हो गया थर्ड. और फोर्थ हो गया कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने इसी तरीके से एक C-17 ग्लोबमास्टर हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करा है अपनी उसी दूरदर्शिता के कारण. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. There was something very very unusual about the group stage final of the Asian Champions Trophy. बोल रहे हैं जो ग्रुप स्टेज का फाइनल हुआ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बारे में कोई बात थी जो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल थी. इंडिया वॉज प्लेइंग पाकिस्तान इन इंडिया. इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा था हिंदुस्तान में. दिस हैज़ बिकम डैश एज ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज हैव ग्रोन हॉस्टाइल. ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य बन चुका है क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं, ऑफिशियल रिश्ते जो हैं इन दोनों देशों के बीच में खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं. बट ऑन वेंसडे द डैश क्राउड इन चेन्नई स्टेडियम वॉज देयर टू वॉच द हॉकी. लेकिन वेनसडे को बहुत भारी क्राउड था वहाँ पे, शायद स्टेडियम में हॉकी देखने जो आया था. नॉट प्रैक्टिस जियो पॉलिटिक्स, और वो केवल हॉकी देखने आए थे, जियो पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करने नहीं आए थे. श्योर इट सपोर्टेड द इंडियन टीम ड्यूरिंग द मैच इटसेल्फ. और जाहिर सी बात है उन्होंने इंडियन टीम को तो सपोर्ट करना ही था मैच के दौरान, बट इट वॉज वेलकमिंग टू द विजिटर्स टू. लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी टीम का भी स्वागत करा, उनका भी वेलकम करा. कमिंग अप इन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर देयर नेशनल एंथम. और ये कैसे पता चला, क्योंकि उनके नेशनल एंथम के बाद में तालियों से बहुत जोरदार गड़गड़ाहट हुई. Athletes are dash to various geopolitical dash, but the Chennai crowd reminded everybody that this is not sporting at all. बोल रहे हैं एथलीट्स कुछ होते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल मसलों की वजह से, बट चेन्नई के क्राउड ने ये बात दोबारा याद दिला दी कि ये खेल की एक स्पिरिट को नहीं जताता. ठीक है.
This has become a dash site, dash as official relations, a lost site, spacefaring, spaceborne, narrow minded, a lost site, दुर्गम दृश्य हो चुका है जो अब दिखाई नहीं देता, ठीक है, lost site है. But on Wednesday the dash crowd, the blinkered, packed, unchecked, organized, packed मतलब खचाखच भरा हुआ जो crowd था, उसने वहाँ पे मैच देखने गया, ना कि जियोपॉलिटिक्स प्रैक्टिस करने. Athletes are immense, constant, unsympathetic pawns. Athletes are dash to, are pawns to मतलब कि वो फंस जाते हैं, वो इस बड़े खेल की राजनीतिक संघर्ष में दब जाते हैं. So athletes are pawns to various geopolitical face-offs, intermittent supremacy, disbelief. तो geopolitical जो face-offs होते हैं उनकी भेंट चढ़ जाते हैं एथलीट्स. तो आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक और ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.